Organization behavior, the science of studying the behavior of individuals working in organizations. संगठन में, समूहों में काम कर रहे व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन जो विज्ञान हमें करवाने में सक्षम बनाता है, उस विज्ञान का नाम है संगठनात्मक व्यवहार, जिसका विकास 1950 के बाद से लगातार जारी है। और सही मायने में इस विषय के विकास का बीज तभी से डलना शुरू हो गया था जब प्रबंध के वैज्ञानिकों ने अपनी विचारधाराएं देनी शुरू की थी। यानी 1900 ईस्वी के आसपास जब फ्रेडरिक विंसलू टेलर, हेनरी फ्योल जैसे विद्वानों ने प्रबंध की महत्वपूर्ण विचारधाराएं प्रतिपादित की, तभी से ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर विषय की नींव डल चुकी थी। अगर हम इस विषय के इतिहास को जानना चाहें तो हमें प्रबंध की उन विचारधाराओं को समझना पड़ेगा जिसके बाद से प्रबंध से अलग प्रबंध का एक और सहायक विषय संगठनात्मक व्यवहार यानी ओबी विकसित हुआ। तो ये तीन तरह की विचारधाराएं ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। क्लासिकल थिंकर्स जो 1900 के आसपास हुए, उन्होंने जो थ्योरीज दी उनको क्लासिकल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट कहा गया। और 1930 ईस्वी के आसपास के जो थिंकर्स जिन्होंने मैनेजमेंट में अपनी थ्योरीज कंट्रीब्यूट की, उनको न्यू क्लासिकल थिंकर्स कहा गया। और 1950 के बाद के थिंकर्स मॉडर्न थिंकर्स, उनके द्वारा जो थ्योरीज दी गई उनको मॉडर्न अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट कहा गया। तो हम इन तीनों तरह की विचारधाराओं का अध्ययन आज करेंगे। मैनेजमेंट थॉट, प्रबंध की विचारधाराएं। प्रबंध पर विद्वानों ने 1900 ईस्वी में अपनी विचारधाराएं देनी शुरू की, अपनी थ्योरीज डेवलप करनी शुरू की, जिनमें तीन थिंकर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिनका मैनेजमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में अहम रोल है, अहम भूमिका है इन विषयों के विकास में। फ्रेडरिक विंसलो टेलर, जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी। हेनरी फ्योल, जिनकी थ्योरी का नाम थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। और मैक्स वेबर, जिन्होंने ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट अप्रोच दी। ये तीन क्लासिकल थिंकर्स जिनकी थ्योरीज मैनेजमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट रही हैं। उसके बाद 1930 के आसपास के थिंकर्स हैं जिनकी थ्योरीज को न्यू क्लासिकल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट कहा गया, जिनमें एल्टन माओ का नाम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिन्होंने अमेरिका के हॉथरन शहर में एक्सपेरिमेंट किया, हॉथरन एक्सपेरिमेंट के नाम से जो प्रसिद्ध हुआ। और उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये रहा कि प्रबंधकों का कर्मचारियों के प्रति रवैया पूरी तरह से बदल गया। जिन कर्मचारियों को पहले प्रबंधक मशीनों की तरह ट्रीट किया करते, रोबोट की तरह उनसे काम लिया करते, हॉथरन एक्सपेरिमेंट जो एल्टन माओ ने किया, उसके बाद जो उनकी फाइंडिंग्स थी कि मॉनेटरी इंसेंटिव से, पैसे के लालच से लोगों को उतना अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता जितना कि उनके साथ मानवीय संबंध विकसित करने से किया जा सकता है। तो ये हॉथरन एक्सपेरिमेंट की फाइंडिंग्स थी एल्टन माओ की। तो उसके बाद प्रबंधक
श्रमिकों के साथ अच्छे संबंध बनाने, उनको प्रबंध में भागीदारी देने और उनके साथ मानवीय व्यवहार करने की ओर ज़्यादा जोर देने लगे। तो इसीलिए इस अप्रोच का नाम ह्यूमन रिलेशन अप्रोच रखा गया। मानवीय संबंधों को जब महत्व दिया जाने लगा। दूसरी ओर A.H. मैस्लो, हर्ज़बर्ग और मैकग्रेगर, ये कुछ मनोवैज्ञानिक थिंकर्स हुए जिन्होंने मानवीय आवश्यकताओं पे अध्ययन किया और पाया कि कोई व्यक्ति ज़्यादा मेहनत इसलिए करता है क्योंकि उसकी मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो रही होती। जो जितना ज़्यादा गरीब होता है उतना ही ज़्यादा कड़ी मेहनत करता है, और जैसे जैसे उसके आवश्यकताएं पूरी होती चली जाती हैं वैसे वैसे उसकी आवश्यकताओं का क्रम बदलता रहता है। और क्योंकि इस विचारधारा में मैस्लो, हर्ज़बर्ग, मैकग्रेगर, इन मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य की आवश्यकताओं को उनके व्यवहार का जनक बताया, जननी बताया। तो इसलिए इनकी अप्रोच का नाम रखा गया बिहेवियरल साइंस अप्रोच, कि मनुष्य का व्यवहार, बिहेवियर किस चीज़ से प्रभावित होता है, किस चीज़ से निर्धारित होता है। और उसके बाद 1950 के आसपास कुछ मॉडर्न थिंकर्स द्वारा कुछ थ्योरीज दी गई, जिनमें सिस्टम अप्रोच, कि मैनेजमेंट एक सिस्टम की तरह काम करता है, और कॉन्टिजेंसी अप्रोच, और क्वांटिटेटिव अप्रोच, मात्रात्मक विचारधारा। तो ये तीन तरह की विचारधाराएं आधुनिक विद्वानों द्वारा दी गई। तो इन सभी विचारधाराओं का गहन अध्ययन करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में हम थ्योरीज देख रहे हैं उनमें प्रबंधक रहे विद्वान जिन्होंने प्रबंध को नज़दीक से देखा, उन विद्वानों का क्या योगदान रहा, उनकी विचारधाराएं, उनके द्वारा दी गई थ्योरीज किस प्रकार से प्रबंध को विकसित करने और उसके बाद प्रबंध से ओबी को एक अलग विषय के रूप में विकसित करने में कहाँ तक मददगार रही। तो सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, जिसका प्रतिपादन, जिसका विकास फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, जो एक अमेरिकन फिलोसोफर रहे जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और 1878 से 1884 तक 6 साल एक साधारण मजदूर के रूप में उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया। मिडवेल स्टील कंपनी, अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी थी, मिडवेल स्टील कंपनी में एक श्रमिक के रूप में भर्ती हुए। 6 साल में पढ़ाई साथ साथ करते हुए उसी कंपनी के चीफ इंजीनियर तक वो प्रमोट हुए। ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाती है, मानी जाती है। और उसके बाद उन्होंने कंपनी चेंज की। 1901 ईस्वी में बेथलेहम स्टील वर्क्स अमेरिका की दूसरी कंपनी थी, उस कंपनी में मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं देनी शुरू की। और 2 साल बाद ही 1903 ईस्वी में एक रिसर्च पेपर उनका पब्लिश हुआ जो बहुत पॉपुलर हुआ, शॉप मैनेजमेंट के नाम से। और उसके 8 साल बाद 1911 ईस्वी में उनकी एक बुक पब्लिश हुई, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से 5 सिद्धांत और 7 तकनीक प्रबंध को प्रभावी बनाने के लिए बताए। और प्रबंध को सिद्धांत देने के बाद उन्होंने कहा कि क्योंकि प्रबंध के अपने सिद्धांत हैं और इसमें हम कारण और परिणाम, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन दिखा सकते हैं, इसलिए प्रबंध विज्ञान है। तो इन्होंने पहली बार प्रबंध को विज्ञान का दर्जा देने के लिए अपना योगदान दिया। इसीलिए इनको वैज्ञानिक प्रबंध का पिता, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। तो इन्होंने जो 5 सिद्धांत दिए वो हैं प्रिंसिपल ऑफ यूज ऑफ साइंस फॉर द रूल ऑफ थंब, कि जो ट्रेडिशंस हैं, परंपराएं हैं, उनको छोड़ देना चाहिए प्रबंधकों को,
और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। वैज्ञानिक आधार पर सारे निर्णय और नीतियाँ बनानी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि न्यूनतम समय में न्यूनतम लागतों पे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें। दूसरा सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। टेलर ने कहा कि जब वर्कर्स की सिलेक्शन करनी होती है या उनकी को ट्रेनिंग देनी होती है तो वो वैज्ञानिक आधार पे ही सिलेक्शन करनी चाहिए और उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। जैसे आज हम देखते हैं कि किसी भी डिपार्टमेंट में सिलेक्शन से पहले बहुत से टेस्ट लिए जाते हैं, इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं और साइंटिफिक बेसिस पे जानने की कोशिश की जाती है कि इस काम के वो काबिल है या नहीं जिसका सिलेक्शन किया जा रहा है। तो ये बात 1900 ईस्वी में टेलर ने पहली बार बताई कि सिलेक्शन और ट्रेनिंग साइंटिफिक बेसिस पे की जानी चाहिए। थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट, कि जितना कोऑपरेशन होगा, जितना कोऑर्डिनेशन रहेगा प्रबंधकों और कर्मचारियों के बीच, उतना ही ज़्यादा कर्मचारी संतुष्ट रहेंगे, ज़्यादा काम करेंगे। और इन्होंने अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए मेंटल रेवोल्यूशन की बात कही कि उनके विचारों को इस तरह से बदल दो, उनमें इतनी जागृति ले आओ, उनमें इतना अपनापन ले आओ संस्था के प्रति और प्रबंध के प्रति कि वो बागी हो ही ना, उनमें बगावत की भावना आए ही ना, वो किसी प्रकार का विरोध करें ही ना। तो इस तरह से इन्होंने कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन की बात कही मजदूरों और प्रबंधकों के बीच। फोर्थ, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम आउटपुट, अधिकतम उत्पादन का सिद्धांत। टेलर ने कहा कि श्रमिकों और प्रबंधकों सभी को चाहिए कि वो मिल करके ऐसे प्रयास करें जिससे संस्था में उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो। जितने साधन संस्था में हैं, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड्स, समस्त साधनों का अधिकतम उपयोग किया जाए, अधिकतम प्रयोग करें और साधन बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। जो आदमी जितने समय संस्था में काम करते हैं वो कड़ी मेहनत करें, समय का अधिकतम उपयोग करें और इस प्रकार अधिकतम उत्पादन अगर कोई संस्था करेगी तो उसके प्रॉफिट मैक्सिमाइज होंगे, अधिकतम होंगे और वो लगातार डेवलप करती चली जाएगी। और लास्ट, फिफ्थ जो सिद्धांत इन्होंने बताया, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जब काम बांटते हैं तो तब जैसी जिसकी योग्यता वैसा उसको काम और सबको बराबर बांट के जिम्मेवारियां दी जानी चाहिए। कोई बहुत अधिक काम के बोझ के नीचे दबा पड़ा है और कोई बहुत कम काम मिलने की वजह से टाइम वेस्ट कर रहा है, अपना भी और दूसरों का भी। तो ये देखते हुए इन्होंने कहा कि नहीं, जिम्मेवारियां सब में बराबर बांटें, उनके अनुरूप उन्हें अधिकार दें और अधिकार और दायित्व का जो बंटवारा किया जाता है, निर्धारण किया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मस्ट बी इक्वल टू अथॉरिटीज मस्ट बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो इस प्रकार ये 5 सिद्धांत टेलर के प्रबंध के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले साबित हुए और इसके बाद से प्रबंध को विज्ञान का दर्जा दिया गया। इसी तरह से 7 तकनीक फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने बताई। तकनीक हम कहते हैं जो श्रमिकों के काम को आसान करे, उसको तकनीक कहा जाता है। श्रमिक और प्रबंधक जब अपनी अपनी जिम्मेवारियां ज़्यादा प्रभावी तरीके से निभाना शुरू कर दें, पूरा करना शुरू कर दें, तो जिसकी सहायता से उनके काम को अच्छे तरीके से करने में उन्हें मदद मिले उसे कहा जाता है टेक्निक। तो वो इन्होंने सुझाई। पहला, साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क। टेलर ने कहा कि हर कर्मचारी और अधिकारी को जो काम दिया गया है उसका वैज्ञानिक आधार पे अध्ययन जरूरी है और 4 अध्ययन इन्होंने कहे। कार्य विधि का अध्ययन यानी मेथड स्टडी, दूसरा समय का अध्ययन टाइम स्टडी, गति का अध्ययन मोशन स्टडी और थकान का अध्ययन फटीग स्टडी। कि सबसे पहले जो मेथड यूज़ किए जा रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, वो आधुनिक है या नहीं, वो साइंटिफिक है या नहीं, उसमें टाइम वेस्ट तो नहीं होता, कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं आ रही, उसका साइंटिफिक स्टडी किया जाना चाहिए जो मेथड्स प्रयोग में लाए जा रहे हैं।
दूसरा, टाइम स्टडी, समय का अध्ययन किया जाना चाहिए कि हर कोई अपना काम न्यूनतम समय में पूरा कर रहा है, अगर नहीं तो क्यों नहीं, टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है। तीसरा, मोशन स्टडी, गति का अध्ययन कि आदमियों और मशीनों की काम करने की जो स्पीड है, गति है, वो सही है या नहीं। अगर नहीं तो कौन स्लो काम कर रहा है, कौन से व्यक्ति, कौन सी मशीनें, और क्यों कर रहे हैं, उनमें सुधार किया जाना चाहिए। और लास्ट, फटीग स्टडी, थकान का अध्ययन कि श्रमिक कुछ ऐसी फालतू की एक्टिविटीज़ करते हैं काम करते हुए जिनकी ज़रूरत नहीं होती, जिनकी वजह से वो थकते हैं और थकान की वजह से अच्छा काम नहीं कर पाते। तो इसलिए इन्होंने कहा कि थकान का भी अध्ययन किया जाना चाहिए कि वो कौन से फिजूल के, फालतू के काम हैं जिनको अगर हटा दिया जाए, जिन हरकतों को, तो मज़दूर थकेंगे नहीं और वो अच्छा और ज़्यादा काम करेंगे, उत्पादकता उनकी ज़्यादा होगी। दूसरी तकनीक उन्होंने बताई साइंटिफिक टास्क प्लानिंग, काम का वैज्ञानिक नियोजन, कि जो प्लान तैयार की जाती है मैनेजमेंट के द्वारा कि किसके द्वारा कौन सा काम किया जाएगा, कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, वो वैज्ञानिक आधार पे की जानी चाहिए। सही व्यक्ति को सही काम दिया जाना चाहिए, समय पर मापित हो हर काम का, और इस प्रकार अगर साइंटिफिक बेसिस पे हर काम प्लान किया जाएगा तो वो अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकेगा। तीसरी तकनीक, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, कि वर्कर्स की सिलेक्शन, ट्रेनिंग सब साइंटिफिक बेसिस पे की जानी चाहिए। अच्छे वर्कर सेलेक्ट किए जाने चाहिए, जिन जैसे वर्कर्स की ज़रूरत है, उसी योग्यता के, उसी अनुभव के वर्कर्स सेलेक्ट किए जाएं और उनको जैसी हम उनसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जैसा काम चाहते हैं, उसके अनुरूप ट्रेंड किया जाना चाहिए, समय समय पर ट्रेनिंग देते रहने चाहिए। फोर्थ, स्टैंडर्डाइजेशन, प्रमापीकरण, कि हर व्यक्ति के काम के, लागत के, समय के सब प्रमाप निर्धारित कर दें, स्टैंडर्ड फिक्स कर दें कि इस काम का इतना स्टैंडर्ड टाइम है, इतनी स्टैंडर्ड कॉस्ट है। तो कोई भी व्यक्ति ज़्यादा समय नहीं लगाएगा तब काम पूरा करने में, अपने स्टैंडर्ड टाइम में अपना काम पूरा करेगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज़्यादा कॉस्ट अगर आती है तो उसके कारण हम देखेंगे। तो इस प्रकार चाहे कच्चा माल है या तैयार माल है या काम की करने की विधियां हैं, काम की दशाएं हैं या मशीनें, औजार हैं, हर चीज़ की स्टैंडर्ड्स फिक्स करने ज़रूरी हैं। तो अगर ऐसा होगा तो तब बहुत प्रभावी तरीके से वर्कर्स अपना काम करेंगे। तो ये भी इन्होंने एक तकनीक के रूप में सलाह दी। फिफ्थ, डिफरेंशियल वेज सिस्टम, टेलर ने कहा कि जो पारिश्रमिक दिया जाता है वर्कर्स को, वो एक जैसा नहीं होना चाहिए। जो जैसा काम करता है, जितना काम करता है, उसको उसी के अनुरूप वेजेस दें या अधिकारियों को सैलरीज दें। तो जब कम काम करने वाले को मजदूरी कम मिलेगी तो वो ज़्यादा काम करने के लिए स्वयं ही प्रयास करेगा, और जब अच्छा काम करने वाले को ज़्यादा रेम्युनरेशन मिलेगी तो वो संतुष्ट भी होगा और दूसरे उसको फॉलो करने का प्रयास भी करेंगे। तो इस तरह इन्होंने डिफरेंशियल वेज सिस्टम, अलग अलग मजदूरी पद्धति का विचार दिया। सिक्स्थ, स्पेशलाइजेशन और फंक्शनल फॉर्मेनशिप, तो जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं 4 तरह के, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, कमेटी ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन फ्रेडरिक विंसलो टेलर की देन है, जिसमें उन्होंने ऑफिस और फैक्ट्री 2 डिपार्टमेंट बताए थे, और ऑफिस में 3 क्लर्क और डिसिप्लिन ऑफिसर, और फैक्ट्री में 3 बॉस और इंस्पेक्टर। इस प्रकार इन्होंने 8 स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स की सलाह दी थी, और सभी वर्कर्स को ये 8 ही अपना अपना काम करते हुए निर्देशित करें, ऐसे इन्होंने विचार दिया, सलाह दी। और 7वां जो विचार फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने दिया वो है मेंटल रिवोल्यूशन, मानसिक क्रांति। टेलर ने कहा कि लोगों के विचारों को ही इस तरह से बदल दो, उनमें मानसिक क्रांति ले आओ,
के विचारों में ऐसा परिवर्तन ले आओ कि वो कभी ना स्ट्राइक करें ना झगड़े करें, उनका ध्यान सिर्फ अपने काम में लगा रहे, जिसकी वजह से उनके आपसी संबंध और प्रबंधकों और श्रमिकों के संबंध बहुत अच्छे रहेंगे और सभी श्रमिक सिर्फ काम पर ही अपना ध्यान एकत्रित रखेंगे। फालतू के झगड़ों में या समय बर्बाद करने में उनका ध्यान ही ना जाए, इस प्रकार के विचार उनके अंदर विकसित कर देने चाहिए। तो जिसको उन्होंने मेंटल रिवॉल्यूशन या मानसिक क्रांति का नाम दिया, वैचारिक क्रांति। तो इस प्रकार 5 सिद्धांत और 7 तकनीक, ये फ्रेडरिक विंसलो टेलर का कंट्रीब्यूशन है। इसके बाद क्लासिकल थिंकर्स दूसरे हैं हेनरी फ्योल, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच। ये भी 1900 के आसपास के ही थिंकर्स हैं। हेनरी फ्योल जो कि फ्रांस के एक फिलॉसफर रहे, जिन्होंने 1860 में फ्रांस की में एक कंपनी में जूनियर इंजीनियर के रूप में अपना कैरियर शुरू किया और 12 साल बाद 1872 में ये सीनियर मैनेजर के पद तक प्रमोट हुए और 1888 में उसी कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट हुए। हेनरी फ्योल ने 5 कार्य और 14 सिद्धांत प्रबंध में सुझाए, बताए। जैसा इनके द्वारा दी गई परिभाषा में हम पढ़ते हैं, टू मैनेज इज, टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। तो ये 5 कार्यों को ही इन्होंने प्रबंध कहा कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांड, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, यही 5 कार्य प्रबंध कहलाता है। और हेनरी फ्योल ने एक व्यवसाय के सारे कार्यों को 6 भागों में बांट दिया, जिनमें से मैनेजमेंट भी एक है। इन्होंने कहा कि जितने भी काम एक बिजनेस के लिए किए जाते हैं उनको इस प्रकार से विभाजित कर दें कि टेक्निकल एक्टिविटीज़, जो भी मशीनों से संबंधित काम हैं या प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने काम हैं वो सारे टेक्निकल एक्टिविटीज़। कमर्शियल एक्टिविटीज़, कच्चा माल खरीदने या तैयार माल बेचने से संबंधित जो भी कार्य हैं वो कमर्शियल एक्टिविटीज़। पैसे से संबंधित फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। संपत्ति और लोगों की सुरक्षा से संबंधित सिक्योरिटी एक्टिविटीज़। लेखे जोखे रखने से संबंधित अकाउंटिंग एक्टिविटीज़। और प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन, कमांड, कंट्रोल, इन कार्यों से संबंधित मैनेजरियल एक्टिविटीज़। तो इस प्रकार से हेनरी फ्योल ने क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ये विचार दिया और तदुपरांत 14 सिद्धांत बताए, जिनमें डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, प्रायोरिटी टू जनरल इंटरेस्ट ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, फेयर रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़, इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी इन टेन्योर ऑफ पर्सनल एंड इनिशिएटिव, पहल क्षमता, स्केलर चेन एंड एस्प्रिट डी कॉर्प्स, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग की भावना। तो ये 14 बातें इन्होंने बताई विच वर प्रूव्ड एज प्रिंसिपल्स। तो इस प्रकार F.W. टेलर और हेनरी फ्योल, इन दोनों विद्वानों ने मैनेजमेंट को एक नए पायदान पर पहुंचाने का काम किया, जिसके बाद मैनेजमेंट की विशेषताओं में कुछ बदलाव हुए। पहला, यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध को सार्वभौमिक रूप में देखा जाने लगा। दूसरा, इन्होंने कहा कि मैनेजर्स आर नॉट बॉर्न, दे मे बी क्रिएटेड, कि प्रबंधकों को विकसित किया जा सकता है, सिर्फ जन्मजात नहीं। उससे पहले ये माना जाता था कि प्रबंधक जन्मजात होते हैं और ज़्यादातर जो लोग बिजनेस में पैसा लगाते थे वही प्रबंध करते थे। तो उसके बाद प्रबंध एक पेशे के रूप में विकसित हुआ। तीसरा,
ओनली अथॉरिटीज़ कैन बी डेलीगेटेड, नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इनका योगदान कि अथॉरिटीज़ ही नीचे दी जा सकती हैं, जिम्मेवारियां हर पद पर पहले की तरह बनी रहती हैं और हर पद पर कार्यरत अधिकारी जिम्मेवार होता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल फॉर ए मैनेजर शुड नॉट एक्सीड 6। ये भी इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने सुझाया कि बहुत ज़्यादा लोगों को अगर कोई प्रबंधक नियंत्रित करता है तो वो सही से उनको मार्गदर्शन नहीं दे पाता, सही से उनको नियंत्रण नहीं कर पाता, इसलिए 6 से ज़्यादा सबॉर्डिनेट किसी के अंडर नहीं होने चाहिए। 1 पर्सन शुड डू ओनली 1 वर्क। जैसे हम देखते थे कि एक व्यक्ति अनेक कार्य जो एक समय में करता है तो किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पाता। तो ये भी इनका एक योगदान है कि एक समय में एक व्यक्ति द्वारा एक ही काम किया जाना चाहिए ताकि वो उस पर पूरा कंसंट्रेट कर सके और उस काम को अच्छे से कर सके। तो इस प्रकार से इन विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान प्रबंध और तदुपरांत ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में माना जाता है। क्लासिकल थिंकर्स तीसरे मैक्स वेबर हैं, जो एक जर्मन के स्कॉलर हैं, साइंटिस्ट रहे हैं, एक समाजशास्त्री के रूप में उनकी पहचान रही, जिन्होंने प्रबंध में एक महत्वपूर्ण विचारधारा को प्रतिपादित किया, नौकरशाही प्रबंध विचारधारा, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट अप्रोच। मैक्स वेबर ने कहा कि प्रबंध उसी तरह करना चाहिए जैसे ब्यूरोक्रेट्स अपने सबॉर्डिनेट से काम लेते हैं। लॉ ऑफ रूल होता है, नियमों का पालन बहुत सख्ती से किया जाता है, बहुत अधिक अनुशासन ब्यूरोक्रेसी में रखा जाता है और सत्ता का पूरी तरह से प्रयोग किया जाता है। तो इसी तरह से हर व्यवसाय को मैनेज करना चाहिए। तो ब्यूरोक्रेसी की तरह इन्होंने प्रबंध करने की बात कही, इसलिए इनके द्वारा जो विचार दिया गया उसको ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट अप्रोच कहा गया। मैक्स वेबर ने जो विचार दिए वो इस प्रकार हैं। पहला, इन्होंने कहा कि देयर मस्ट बी प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क, कि काम का बंटवारा लोगों में बहुत ही सावधानी से करना चाहिए, सब में बराबर काम दिया जाना चाहिए और जो जिस काम को करने में एक्सपर्ट हैं, जिसका जैसा नॉलेज और एक्सपीरियंस है, उसको वैसा ही काम दिया जाना चाहिए। दूसरा, क्लियर हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, कि पद इस तरह से बनाने चाहिए कि जो अधिकारों के आधार पर पदों की श्रृंखला बनती है वो बिल्कुल स्पष्ट हो कि किस व्यक्ति के नीचे कौन कौन से सबॉर्डिनेट काम करते हैं, उनके नीचे कौन से सबॉर्डिनेट्स हैं, किसके क्या अधिकार हैं, किसकी क्या जिम्मेवारियां हैं, ये सबको स्पष्ट रूप से पता हो और किसी के भी अधिकारों और दायित्वों के बारे में किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। हर सबॉर्डिनेट अपने बॉस के प्रति पूरी तरह से उत्तरदायी हो, इस तरह से संगठन का निर्माण करना चाहिए। तीसरा, सिस्टम ऑफ रूल्स, नियमों की व्याख्या। मैक्स वेबर ने सबसे ज़्यादा जोर रूल्स पे दिया कि रूल्स बहुत सख्त होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए और पूरी तरह से उनका पालन करवाया जाना चाहिए। हर कर्मचारी अधिकारी जो भी नियम बने हैं एक संस्था के लिए, उनका पूरी तरह से पालन करे और अनुशासन को पूरी तरह से बनाए रखें। फोर्थ, इम्पर्सनल रिलेशन बिटवीन पीपल, कि लोगों के बीच पर्सनल रिलेशन नहीं होने चाहिए, सिर्फ अव्यक्तिगत संबंध, फॉर्मल रिलेशन होने चाहिए और हर कोई जो संस्था के लक्ष्य हैं उसकी प्राप्ति के लिए जिसको जैसा काम मिला है वो अपने काम से काम रखें और एक दूसरे से अगर कोई बात करनी है, कुछ भी पूछना है या सुझाव देना है तो वो उनको सौंपे गए कार्यों से संबंधित हो। इसलिए औपचारिक संबंधों में सभी कर्मचारियों और अधिकारियों का बंधा होना बहुत ज़रूरी बताया मैक्स वेबर ने।
और फिफ्थ प्रमोशन बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंस, कि जो जितना कॉम्पिटेंट है, जो जितना योग्य है, उसके अनुरूप ही उसको प्रमोशन मिले। योग्यता को नज़रअंदाज प्रमोशन में कदापि नहीं किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच की विशेषताएं मैक्स वेबर ने जैसा बताया। तो उसके बाद दूसरी अप्रोच न्यू क्लासिकल अप्रोच है। 1930 के आसपास के विद्वानों ने जो विचार दिए उसको नव परंपरागत प्रबंध का दृष्टिकोण या न्यू क्लासिकल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट कहा गया, जिनमें दो तरह की विचारधाराएं ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच एंड बिहेवियरल साइंस अप्रोच। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट है, एल्टन माओ नाम के साइकोलॉजिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। अमेरिका के हॉथरॉन शहर में एक बहुत बड़ी कंपनी वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जो कि इलेक्ट्रॉनिक के पार्ट्स बनाया करती, टेलीफोन के पुर्जे बनाया करती, जिसमें 29,000 वर्कर उस समय काम किया करते। 1927 से 1932 5 साल तक एल्टन माओ ने लगातार प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया। 29,000 वर्कर्स में से उन्होंने कुछ वर्कर अलग कर लिए, उनको अपनी निगरानी में काम दिया, अपनी देखरेख में उनसे काम करवाया और उन पर लगातार एक्सपेरिमेंट किए 5 साल। और उस ग्रुप को कंट्रोल्ड ग्रुप कहा गया। बाकी वर्कर्स अपने प्लांट में जैसे पहले काम करते थे वैसे करते रहे। और 5 साल के अंतर्गत एल्टन माओ ने जो एक्सपेरिमेंट किए कंट्रोल्ड ग्रुप पे, पहला रिलेशनशिप बिटवीन लाइट एंड प्रोडक्शन। जो कंट्रोल्ड ग्रुप था वो जहाँ पे काम करते थे वहाँ पे लाइट का विशेष इंतज़ाम किया गया, बहुत अच्छी लाइट का अरेंजमेंट किया गया और बाकी वर्कर्स जैसे काम करते थे वैसे ही करते थे। अब दोनों के एफिशिएंसी में कोई डिफरेंस है या नहीं, ये देखा गया और पाया कि जैसा दूसरे वर्कर काम कर रहे हैं वैसा ही कंट्रोल्ड ग्रुप वैसे ही काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी लाइट का अरेंजमेंट करने के बावजूद भी उनकी एफिशिएंसी में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। उसके बाद उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट शुरू किया, रिलेशनशिप बिटवीन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड प्रोडक्शन, जिसमें एयरी इन्वायरमेंट, आवर्स ऑफ वर्क, पीरियड्स ऑफ रेस्ट, फ्रिक्वेंसी ऑफ रेस्ट, मतलब बहुत सी बातों का ख्याल रखा गया कि उनको अच्छा हवादार वातावरण दें कंट्रोल्ड ग्रुप को, काम के घंटे उनके बाकी ग्रुप से थोड़ा सा कम करें, बीच में रेस्ट दें और रेस्ट कब कब देने हैं, कब टी ब्रेक देने हैं, कब रिफ्रेशमेंट देनी है। इस प्रकार का दूसरा एक्सपेरिमेंट किया और पाया कि बहुत पैसे अरेंजमेंट पे खर्च करने के बावजूद भी वर्कर्स की एफिशिएंसी कोई ज़्यादा परिवर्तित नहीं हुई। जैसे बाकी लोग काम करते हैं वैसे ही अभी भी कंट्रोल्ड ग्रुप काम करता है। उसके बाद उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक इंसेंटिव एंड प्रोडक्शन, कि अगर उनकी सैलरी इंक्रीज करें, बोनस दें, इस प्रकार का घोषणा की, उनको ज़्यादा सैलरी दी जाने लगी, बोनस उनको दिया जाने लगा और इकोनॉमिक इंसेंटिव दिए गए। और फिर कंपेयर किया कि क्या कंट्रोल्ड ग्रुप और दूसरे ग्रुप में जो काम करने की क्षमता है उनमें कोई अंतर आया। और फिर वो हतोत्साहित हुए, परेशान हुए कि अभी भी दोनों जो वर्ग हैं लोगों के वो एक जैसा ही काम लगभग कर रहे हैं। और फिर एल्टन माओ बहुत हैरान हुए जब उनका एक एक्सपेरिमेंट सफल हुआ और वो एक्सपेरिमेंट था इनफॉर्मल रिलेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। जब प्रबंधकों के साथ
वर्कर्स के अच्छे संबंध की बात उन्होंने कही और प्रबंधक और श्रमिक इकट्ठे बैठ के बातें करने लगे, खाने पीने लगे। इनफॉर्मल ग्रुप्स उनके एल्टन माओ के कहने पे कंट्रोल्ड ग्रुप के बनाए गए। तो तब कुछ टाइम बाद ही एल्टन माओ की हैरानी की सीमाएं नहीं रही जब उन्होंने देखा कि ना कोई पैसा लगा, नॉन इकोनॉमिक इंसेंटिव है और बिना पैसे खर्च किए ही वर्कर्स की एफिशिएंसी कंट्रोल्ड ग्रुप की दूसरे ग्रुप की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ गई। वो पहले से बहुत ज़्यादा काम करने लग गए, ज़्यादा खुश दिखने लगे, ज़्यादा संतुष्ट दिखने लगे। तो इस वजह से उन्होंने सुझाया कि वर्कर्स क्योंकि ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान हैं, उनके अंदर इमोशंस हैं, वो प्रेशर में रहना पसंद नहीं करते, वो मैनेजमेंट के साथ सिर्फ फॉर्मल रिलेशन हो इस बात से कभी खुश नहीं रहते। तो इसलिए वर्कर्स के आपस में और मैनेजमेंट और वर्कर्स के इनफॉर्मल रिलेशन होने चाहिए, उनके अच्छे संबंध होने चाहिए। कर्मचारियों को ह्यूमन बींग्स की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। तो क्योंकि एल्टन माओ का जो रिसर्च थी, फाइंडिंग्स थी, वो मानव संबंधों के बारे में थी, इसलिए इस अप्रोच को नाम दिया गया ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। इसी तरह से दूसरी जो न्यू क्लासिकल अप्रोच है बिहेवियरल साइंस अप्रोच, जिसमें 3 मुख्य थिंकर्स हैं, A.H. मैस्लो, हर्जबर्ग, मैकग्रेगर। ये तीनों साइकोलॉजिस्ट रहे और इनका योगदान भी मैनेजमेंट या OB में अहम रहा है। A.H. मैस्लो, अब्राहम H. मैस्लो, जिन्होंने नीड हायरार्की थ्योरी मैनेजमेंट को दी और कहा कि हर मनुष्य की आवश्यकताओं का एक क्रम होता है। सबसे पहले एक इंसान के दिमाग में जो आवश्यकताएं जन्म लेती हैं उनको फिजियोलॉजिकल नीड्स नाम दिया गया। जैसे रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता, कि अगर आदमी बहुत ज़्यादा गरीब है, उसको कहीं से कुछ भी पैसा नहीं मिल रहा, भूख से परेशान है, तो वो अपनी भूख मिटाने के लिए बहुत कम पैसे में भी काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो अभी अपनी आवश्यकताओं के पहले क्रम पे खड़ा है। और जैसे ही उसकी रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता पूरी होनी शुरू हो जाएगी, कुछ समय के बाद वो ज़्यादा रेम्युनरेशन की मांग करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में दूसरी आवश्यकताएं जन्म लेंगी और उनको नाम दिया गया सेफ्टी नीड, सुरक्षा की आवश्यकता, कि वो शारीरिक और आर्थिक सुरक्षा चाहेगा। और शारीरिक सुरक्षा पूरी करने के लिए वो चाहेगा कि मेरा एक अच्छा मकान हो, बहुत अच्छी चारदीवारी हो। आर्थिक सुरक्षा के लिए वो चाहेगा कि मेरी नौकरी पक्की हो। तो इस प्रकार उसकी मांग बढ़ जाएंगी और जैसे ही उसकी वो मांग पूरी होंगी, उसके बाद एक तीसरी तरह की आवश्यकता उसके दिमाग में स्वतः ही पैदा होनी शुरू हो जाएगी और उसको नाम दिया सोशल नीड्स, सामाजिक आवश्यकता, कि वो चाहेगा कि मेरे भी दोस्त हों, परिवार हों, मैं भी शादी करूं, बच्चे हों। तो इस प्रकार वो इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए और ज़्यादा रेम्युनरेशन की डिमांड करेगा और अच्छे काम की और वो कोशिश करेगा कि मेरी प्रमोशन हो, मुझे और अच्छा काम मिले, मुझे ज़्यादा रेम्युनरेशन मिले। और जैसे उसको ज़्यादा रेम्युनरेशन मिलेगी, अच्छा काम मिलेगा, उसकी सोशल नीड पूरी होगी, उसके बाद एक और आवश्यकता उसके दिमाग में आती है जिसको नाम दिया गया है एस्टीम एंड स्टेटस नीड, सम्मान की आवश्यकता, इज्जत की आवश्यकता। हर आदमी चाहता है कि मेरी लोग इज्जत करें, मेरा मान सम्मान हो, मेरे पास भी अच्छी गाड़ी हो, अच्छे ब्रांडेड कपड़े डालूं। तो इस प्रकार उसको और ज़्यादा रेम्युनरेशन देनी पड़ेगी और उसकी अगर ये आवश्यकता भी पूरी हो जाती है तो उसके बाद एक आखिरी आवश्यकता जो इन चारों आवश्यकताओं के पूरा होने के बाद इंसान के दिमाग में विकसित होती है, उसको नाम दिया गया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, आत्म प्राप्ति की आवश्यकता, कि हर इंसान को
कुछ हेरिडिटरी ट्रेट्स जन्मजात मिले होते हैं, गॉड गिफ्टेड कुछ गुण मिले होते हैं। कोई बहुत अच्छा सिंगर है, कोई बहुत अच्छा डांसर है, कोई बहुत अच्छा पेंटर है, कोई भी हेरिडिटरी ट्रेट किसी के अंदर है, गॉड गिफ्टेड ट्रेट किसी के अंदर है, तो चारों आवश्यकता पूरी होने के बाद उसका ध्यान उसकी ओर जाता है और अपने आप ही वो इंसान पैसा कमाने की तरफ ध्यान कम देना शुरू कर देता है और अपने आत्म प्राप्ति की ओर ज़्यादा समय देना शुरू कर देता है। कोई संगीत की तरफ मस्त हो जाता है और जैसा जिसमें कला, उस कला को या उस गुण को निखारने की ओर मनुष्य का ध्यान स्वतः ही चला जाता है। तो इस प्रकार एएच मैस्लो ने इन 5 आवश्यकताओं का क्रम बताया, एक हायरार्की बताई कि इस क्रम पे जैसे सीढ़ियों पे चढ़ता है इंसान ऊपर जाने के लिए, ऐसे ही आवश्यकताओं के इस क्रम पे एक के बाद एक ऊपर की ओर चढ़ता चला जाता है और ये आवश्यकताएं ही उस व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित करती हैं। तो क्योंकि मैस्लो ने जो विचार दिए उसमें मानव के व्यवहार को किस प्रकार से जाना जा सकता है, मानव व्यवहार का जो निर्धारण है वो किस तरह से होता है, आवश्यकताओं से मानव व्यवहार को जोड़ के एएच मैस्लो ने बताया। इसलिए उनकी विचारधारा को नाम दिया गया ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच। और उन्हीं के द्वारा जो 5 आवश्यकताएं बताई गई उनके अनुरूप ही हर्जबर्ग मैकग्रेगर ने आवश्यकताओं से संबंधित ही, मनुष्य के व्यवहार से संबंधित ही अपनी थ्योरीज दी। मैकग्रेगर ने मनुष्य की जो मोटिवेशन है उसको एक्स और वाई 2 वर्गों में बांट करके अपने विचार बताए। उन्होंने कहा कि जो परंपरागत विचारधारा है मोटिवेशन की, कि एक आदमी का व्यवहार किस तरह से निर्धारित होता है, एक आदमी काम किन चीज़ों से प्रभावित होकर करता है, उनमें जो परंपरागत विचारधारा है उसको मैकग्रेगर ने एक्स थ्योरी कहा और उन्होंने उस विचारधारा से अलग विचारधारा वाई थ्योरी नाम से बताई और कहा कि जो परंपरागत विचारधारा है उसके अनुसार जो मनुष्य है वो स्वभाव से आलसी और कामचोर होता है। वो खुद तब तक काम नहीं करना चाहता जब तक कि उस पर कड़ा नियंत्रण ना रखा जाए। ज़्यादातर लोग महत्वाकांक्षी नहीं होते और वो बड़ी जिम्मेवारियां लेने से घबराते हैं और बहुत से लोग निर्देशन चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं। वो स्वयं अपने दिमाग से उतना काम नहीं करना चाहते, जैसा कोई कहे वैसे काम करने के आदी होते हैं। और परंपरागत विचारधारा में मैकग्रेगर ने बताया कि अभिप्रेरणा केवल शारीरिक और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं तक ही सीमित है। और मनुष्यों से काम लेने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल की ज़रूरत है। उनको दंडित किया जाए, उनको डरा के रखा जाए, तभी वो काम करते हैं। तो इस प्रकार की विचारधारा को एक्स थ्योरी नाम दिया गया। दूसरी ओर ऐसे लोग जो अपनी इच्छा से काम करते हैं, फुल्ली मोटिवेटेड होते हैं, जिनके अंदर काम के प्रति बहुत लगन होती है, वैसे लोगों के बारे में उन्होंने जो विचार दिए उसको वाई थ्योरी कहा गया।
और इसको कहा कि आधुनिक विचारधारा है, जिसमें यह बताया कि लोग काम करना चाहते हैं बशर्ते कि जो वर्किंग कंडीशन है वो उनके फेवरेबल हों। और इस प्रकार के जो लोग हैं वो बहुत मोटिवेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश काम की करते हैं स्वयं ही, और पूरे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनको ज़्यादा डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती और वो शारीरिक आवश्यकताओं और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं से ज़्यादा मोटिवेट नहीं होते, बल्कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है या सेल्फ एस्टीम नीड है वो जब पूरी होती है तो वो तब मोटिवेट होते हैं। तो इस प्रकार से लोगों के दो वर्ग मैकग्रेगर ने बताए। एक एक्स ग्रुप जो कामचोर हैं, स्वयं काम नहीं करना चाहते, उनके ऊपर बहुत कड़ी निगरानी रखने की ज़रूरत है। वो उनकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाएं तो ही अपने आप को मोटिवेटेड महसूस करते हैं। और दूसरे वाई ग्रुप जो बहुत दिल से काम करने वाले लोग हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, उन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल की ज़रूरत नहीं होती। तो इस थ्योरी को नाम दिया गया एक्स वाई थ्योरी। और इसी प्रकार जो एक तीसरे विद्वान फ्रेडरिक हर्जबर्ग, जिन्होंने मेंटेनेंस हाइजीन नाम की विचारधारा दी। एच मैस्लो ने जो 5 आवश्यकताओं का क्रम बताया था, उसी क्रम में उन्होंने कहा कि जो पहली 3 आवश्यकताएं हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स और सोशल नीड्स, कि दीज आर मेंटेनेंस, ये अनुरक्षक हैं। इनसे, ये तो ज़रूरी होते हैं हर किसी के लिए, इनसे किसी आदमी को मोटिवेट नहीं किया जा सकता, बल्कि जो 2 आवश्यकताएं हैं, एस्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ये जब पूरी होना शुरू होती है तो कोई भी कर्मचारी मोटिवेट होता है, उसका काम के प्रति लगाव बढ़ता है। और इन 2 फैक्टर्स को इन्होंने कहा हाइजीन। तो इसलिए इनकी थ्योरी को नाम दिया गया मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। तो इन्होंने जो मेंटेनेंस फैक्टर बताई, जो हाइजीन फैक्टर या डिससेटिस्फायर फैक्टर बताए, वो जैसे कंपनी की पॉलिसीज़ हैं, टेक्निकल इंस्पेक्शन है, म्यूचुअल पर्सनल रिलेशन, सैलरी, वर्किंग कंडीशन, पर्सनल लाइफ, सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, स्टेटस, इन्वायरमेंट, ये कुछ फैक्टर जिनसे लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट नहीं होते। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर जो मोटिवेटर्स हैं, सेटिस्फायर्स हैं, वो हैं अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, एडवांसमेंट, रिच जॉब, अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी ऐसी कुछ सुविधाएं जो व्यक्ति को इज्जत दें, मान सम्मान दें, जिनसे तरक्की मिले, प्रमोशन मिले, उससे हर कोई मोटिवेट होता है। तो इस तरह हर्जबर्ग ने अपनी विचारधारा मैनेजमेंट में जो ह्यूमन रिलेशंस हैं, मानवीय संबंध हैं, लोगों को मोटिवेट कैसे किया जा सकता है, कौन से फैक्टर्स हैं जिनको मोटिवेटर्स कहा जा सकता है, जो लोगों को मोटिवेट करते हैं, ये बताया। उसके बाद कुछ विद्वानों की थ्योरीज जो 1950 ईस्वी के बाद के विद्वान हैं, 3 थ्योरीज हम डिस्कस करेंगे, सिस्टम अप्रोच, कॉन्टिजेंसी अप्रोच एंड
क्वांटिटेटिव अप्रोच। तो सिस्टम अप्रोच जिसमें ये कहा गया है, बहुत से ऐसे विद्वान हुए हैं जैसे 1960 के आसपास चेस्टर आई बर्नार्ड और उनके साथियों ने मुख्य रूप से इस विचारधारा को जन्म दिया और ये कहा कि जो मैनेजमेंट है वो एक सिस्टम है। जैसे हम साइकिल, स्कूटर या कार का एग्जांपल लें तो हम पाएंगे कि उनमें बहुत से पार्ट्स हैं जो एक साथ काम करते हैं और उनमें से एक भी पार्ट अगर ख़राब हो जाए तो पूरा सिस्टम फेल हो जाता है, पूरी व्यवस्था ख़राब हो जाती है। तो ऐसी बहुत से सब सिस्टम साइकिल या बाइक या गाड़ी में हम स्पष्ट देख सकते हैं। जिससे साइकिल की अगर चेन टूट गई तो उसके हैंडल, पैडल, टायर किसी काम के नहीं रहेंगे। अगर टायर पंचर हो जाएं या कोई भी एक सब सिस्टम ख़राब हो जाए तो इसी तरह से चेस्टर आई बर्नार्ड ने कहा कि मैनेजमेंट में भी बहुत से ऐसे सब सिस्टम्स हैं, जैसे बहुत से डिपार्टमेंट हैं, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, पर्सनल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बहुत से मैनेजमेंट के लेवल्स हैं, टॉप, मिडल, लोअर। बहुत से वर्कर्स काम करते हैं। तो सभी सब सिस्टम अगर सही चलेंगे तो मैनेजमेंट प्रभावी होगा। अगर एक भी सब सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा तो पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे अफेक्टेड होगा। तो इसलिए इन्होंने कहा कि संगठन के, संस्था के सभी सब सिस्टम्स को प्रभावी रखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी संस्था अच्छे से अपने लक्ष्य को पूरा कर पाती है। तो इस तरह इन्होंने एक संस्था या प्रबंध की जो एक दृष्टिकोण, जो समस्त प्रणाली के रूप में संगठन को देखे, सिस्टम के रूप में संगठन को देखे, ऐसे दृष्टिकोण को अपनाने की बात कही। इस वजह से इनकी जो थ्योरी है उसको नाम दिया गया सिस्टम अप्रोच, प्रणाली दृष्टिकोण। ऐसे ही कुछ और विद्वानों ने अपने विचार 1970 के आसपास सिचुएशनल अप्रोच के रूप में दिए और कहा कि वो प्रबंधक या प्रबंध की वो प्रणाली सबसे प्रभावी है, सबसे अच्छी है, जो हर परिस्थिति में सफल रहे। प्रबंधक वही अच्छा है जो कभी भी असफल ना हो। जैसी सिचुएशन हो उसके अनुरूप वो निर्णय ले, हर सिचुएशन को टैकल करे। उन्होंने कहा कि जैसे इतिहास में अगर हम झांकने की कोशिश करें तो बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जो एक समय, एक परिस्थिति में बहुत प्रसिद्ध हुए। जैसे हिटलर जर्मन में कभी पूजा जाने लगा था, लेकिन जैसे ही सिचुएशन चेंज हुई, वर्ल्ड वार सेकंड शुरू हुआ, जर्मन और जापान और उनके साथियों की हार हुई, उसके बाद लोग हिटलर से नफ़रत करने लगे और उनके जितने पत्थर की मूर्तियां लगी हुई थी सभी तोड़ दी लोगों ने। तो इसलिए एक व्यक्ति अगर एक सिचुएशन में बहुत सफल है और दूसरी सिचुएशन में अगर वो फेल हो जाता है तो वो अच्छा प्रबंधक नहीं है। इसलिए प्रबंध ऐसा होना चाहिए जो किसी भी तरह की सिचुएशंस हों, फेवरेबल हैं, अनफेवरेबल हैं, हर सिचुएशन को टैकल करने की जिस मैनेजमेंट स्टाइल में कोशिश की जाएगी, प्रयास किया जाएगा, दैट मैनेजमेंट स्टाइल इज़ गुड। तो इस तरह से, इस दृष्टिकोण में, क्योंकि सिचुएशंस के मुताबिक प्रबंधकों को निर्णय लेने का सुझाव दिया गया, इसलिए इस अप्रोच को कहा गया सिचुएशनल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। और इसी तरह से क्वांटिटेटिव अप्रोच हम जैसा स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं, बहुत सी ऐसी थ्योरीज दी गई हैं जिनमें हम क्वांटिटेटिव डिसीजन ले सकते हैं, जिनमें कंप्यूटर की मदद ली जा सकती है। जैसे प्रोबेबिलिटी थ्योरी है या इंटरपोलेशन, एक्सट्रापोलेशन, ऐसी बहुत सी थ्योरीज हम पढ़ते हैं। तो ऐसी स्टैटिस्टिकल थ्योरीज
जो प्रबंधकों की निर्णय लेने में मदद करें, ऐसी क्वांटिटेटिव थ्योरीज, उनके आधार पे ही प्रबंधकों को निर्णय लेने चाहिए जो 100% साइंटिफिक होंगे, एग्जैक्ट होंगे। तो इस प्रकार की विचारधारा कुछ विद्वानों ने दी, और इस विचारधारा को, क्योंकि उन्होंने कहा कि क्वांटिटेटिव बेस पर डिसीजन लेने चाहिए, पहले डाटा कलेक्ट करना चाहिए, उसको एनालाइज करना चाहिए, उसके बेस पे डिसीजन लेने चाहिए। तो इस वजह से इनकी विचारधारा को कहा गया क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। तो इस तरह से 3 तरह के जो विद्वान, 1900 के आसपास के विद्वान क्लासिकल थिंकर्स, 1930 के आसपास के विद्वान नियो क्लासिकल थिंकर्स, और 1950 से इसके बाद के विद्वान मॉडर्न थिंकर्स, इन सब के द्वारा दिए गए विचारों को प्रबंध के विकास का आधार माना जाता है। और क्योंकि प्रबंध विकसित हो पाया, उसके बाद ही 1950 के बाद थिंकर्स का, फिलोसफर्स का, विद्वानों का ध्यान एक और विषय जो प्रबंध का सहायक हो उसकी ओर गया, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, संगठनात्मक व्यवहार। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इन सभी विद्वानों का संगठनात्मक व्यवहार या ओबी को डेवलप करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। थैंक यू प्लीज़, थैंक्स यू लोग।